PhD वाइवा क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन, इसका ये फ़ायदा रहता है अगर आपने PhD अभी शुरू करनी है ना, अगर आपको क्वेश्चन पता होंगे तो आप अच्छे से PhD या थीसिस लिख सकोगे और थीसिस की रिसर्च भी कर पाओगे। और अगर आपने कर ली है तब भी आपको वाइवे की तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक पहला क्वेश्चन होता है, व्हाई डिड यू चूज़ दिस डॉक्टर स्टडी? तो आपको बताना पड़ता है कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना। फिर दूसरा है कि हाउ डिड यू अराइव एट द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क? सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, इसका आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर द थ्योरेटिकल कंपोनेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क, सो व्हाट आर द वेरिएबल्स टू इंक्लूड इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो वेरिएबल्स हर एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से होते हैं। तो अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, तो अनुसंधान किस विषय पर था। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड यू अराइव एट द रिसर्च डिज़ाइन? तो रिसर्च डिज़ाइन, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो आपने किस तरह की रिसर्च का बारे में सोचा था, ठीक है। तो एक्सप्लेन योर रिसर्च अप्रोच, तो बताइए कैसे आपने रिसर्च अपनी की है। पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ योर रिसर्च, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ आपका जो चॉइस ऑफ मेथडोलॉजी है वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो ये वो आपकी गलतियाँ नहीं निकालना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ों का पता है। हाउ वुड यू जस्टिफाई योर चॉइस ऑफ मेथडोलॉजी? तो इसमें क्वेश्चन होंगे कि एक्सप्लेन योर मेथडोलॉजी। फिर आपने अगर केस स्टडी यूज़ किया तो आप वो पूछेंगे आप केस स्टडी क्यों यूज़ किया है और कुछ क्यों नहीं यूज़ किया। सो व्हाट आर द चॉइसेस ऑफ रिसर्च अप्रोच यू कंसीडर? सो केस स्टडी की जगह आपने कुछ और चीज़ें भी सोची होंगी, तो वो क्या थी? तो अगर आपने क्वासी एक्सपेरिमेंटल किया है तो ये क्यों किया, इसके बारे में बताइए। तो अगर आपने थीसिस के साथ CD या DVD डाल दिया है तो वो बोलेंगे ये साथ में डालने का क्या मकसद था, आपने क्यों वो लगाया। तो हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, व्हाई डिड यू डिसाइड XYZ ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट्स? इंस्ट्रूमेंट में होता है कि आप जो क्वेश्चनियर यूज़ करते हो डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से कैसे लिंक करता है। तो और भी आपने कंसीडर किए होंगे, उनको रिजेक्ट क्यों किया आपने और इसको एक्सेप्ट क्यों किया। तो आपने जब रिसर्च की 100% रिस्पॉन्स रेट कैसे आ गया, सारे कैसे मान गए आपका रिसर्च क्वेश्चन देने के लिए। छठवां क्वेश्चन, हाउ डिड यू सिलेक्ट रिस्पोंडेंट ऑफ द मटेरियल? तो आपने रिसर्च बाउंड्रीज कैसे लगाई। फिर यूनिवर्स होता है और सैंपल होता है। रिलेशन बिटवीन रिस्पोंडेंट, रिसर्च डिज़ाइन एंड कंसेप्चुअल वर्क। सो व्हाई यू चूज दीज रिस्पोंडेंट्स अदर देन द अदर्स? सो आपने इस चीज़ की क्लैरिटी आपको उनको बतानी पड़ेगी अपने उत्तर में। हाउ डिड यू अराइव एट कंसेप्चुअल कंक्लूजन्स? तो इसमें वो देखना चाहता है कि आपको ये सारा क्लियर है कि आपका जो एविडेंस है वो उस चीज़ को शो करता है जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और आपको अपने रिसर्च प्रोसेस की पूरी जानकारी है। तो इसमें कंसेप्चुअल कंक्लूजन्स, व्हाट आर योर कंसेप्चुअल कंक्लूजन, डिसअपॉइंटेड विद द कंक्लूजन्स? तो आप कुछ करना चाहते हैं, अगर वैसा नहीं मिला तो वो उसके बारे में बताइए। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल कंक्लूजन्स, तो जो एक्चुअल में आया आपके पास। आठवां क्वेश्चन, हाउ टू जर्नलाइज योर फाइंडिंग्स एंड व्हाई? ट्रायंगुलेट होता है, जैसे आपने 1 2 3 सोर्सेज से डाटा लिया, उनको फिर आपस में जोड़ के फिर रिसर्च एनालाइज किया। आप ऑब्जेक्टिव थे, सब्जेक्टिव रिसर्चर थे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिसर्च, उनको रिलेट करो आपस में। हाउ डिड यू एनालाइज योर डाटा? तो कौन से आपने स्टैटिस्टिक्स के डाटा एनालिसिस टूल यूज़ किए। फिर ये 9वां क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। जब भी हम PhD करते हैं तो कुछ गैप होता है नॉलेज में, आप उसको भरते हो जो किसी ने पहले ना किया हो, तो उसके बारे में तो आप बताइए कि फाइंडिंग कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरी जानकारी ऑलरेडी जो कर रखी है उसके मुताबिक कैसे है। फिर क्रिटिक में होता है कि आप बताइए कि आपने जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस आपकी रिसर्च में थी उसके बारे में। तो इसके बाद होता है कि आप क्या करोगे डॉक्टर थीसिस करने के बाद, और इसके बाद आप कुछ और बोलना चाहते हो। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कोई टेक्निकल मैटर्स की प्रॉब्लम आई हो रिसर्च में, उसके बारे में बता देते हैं।